हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 से लेकर 1956 तक का सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको करवाऊंगा मैं। यह आपकी मास्टर क्लास या वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन सारी क्लासेज को रिवाइज करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर से पूरी क्लास को अच्छे से देख लेना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ ये पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, कराओ भाई पूरा का पूरा टारगेट। अपने दोस्तों से भी शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। करवा दो अपना टारगेट, और मुझे उम्मीद है आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, करवा दोगे आप ये काम। तो चलिए, पीडीएफ कहां पर मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर ले। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने आप इस प्रकार का ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। जैसे सर्च करोगे, हिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पर क्लिक कर लेना, इस प्रकार की पीडीएफ को खोल लेना और फिर तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए भाई, शुरू करते हैं प्रश्न को। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश उपनिषद शासन के विरुद्ध पहले सबसे बड़ी सशक्त चुनौती थी। मतलब भारत के अंदर जो 1857 की जो क्रांति है, वो भारत के अंदर वो पहला एक तरीके से आपके सामने अंग्रेजों को चुनौती देने का पहला प्रयास था, पहली कोशिश थी। समझ में आ गया? जिससे क्या, वो आपके सामने जो लड़ाई है वो आपके सामने देखने को मिली। पहली बार भारतीय लोगों को ये लगा, क्योंकि जो अंग्रेज है वो एक समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों को हराना ऐसे नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अंग्रेजों की आपके सामने क्या होता, अफगानों से हार हो जाती है। और उसके बाद में भारतीय लोगों को लगता है कि हम भी क्या कर सकते हैं, आपके सामने अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ये इतने भी ताकतवर नहीं है कि इनको हराया नहीं जा सकता है। और अंग्रेजों की जो अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, कूटनीति हो गई, चाहे वो आपके सामने जो चाहे कूटनीति हो, चाहे आपके सामने कोई षड्यंत्र हो, उसके द्वारा भारतीय राजाओं को क्या उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते पूरे भारत पे राज करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे भारतीय राजाओं को ये चीज समझ में आने लग गई थी कि अंग्रेजों की अगर सत्ता इसी तरीके से चलती रही तो भारतीय साम्राज्य वो धीरे धीरे इनके हाथों में आ जाएगा और हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसी चीज को धीरे धीरे भारतीय लोगों ने समझा और क्या किया, इनके विरोध करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले 1857 में आपके सामने जितने जो क्षत्रिय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों के जो राजा जो आपके सामने अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ते हैं। वो इस लड़ाई में भारतीय शासकों की हार तो देखने को मिलती है, क्योंकि एकजुटता की कमी थी। लेकिन इसके बाद में भारतीय लोगों में अंग्रेजों का विरोध करने की जो शक्ति है वो प्रदान करने का काम किया। यह समझ लो कि पहले भाई अगर कोई काम शुरू कर देना, बाद में पिछला टॉपिक निपटा दें, तो भाई शुरुआत देखने मिली। विद्रोह के कारण की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। डलहौजी एक नीति लेकर आया जिसका नाम था हड़प नीति। इसके तहत क्या बात थी, अगर कोई जैसा नाम वैसा काम, हड़प लिया जाएगा आपका साम्राज्य। कैसे हड़पा जाएगा? डलहौजी ने कहा, अगर कोई भी साम्राज्य है, उसके राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, उसका वंश आ गया, आपके सामने क्या नहीं कर सकता है, राज्य नहीं चला सकता है, तो वो राज्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। कौन उस पर क्या करेंगे? राज करेंगे। अंग्रेज है वो उस पर राज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ राज्य, जैसे झांसी के अंदर झांसी की जो रानी थी, उनकी जो क्या बोलते हैं, पति की मृत्यु हो गई थी,
उनका बच्चा था लेकिन वो छोटा था, है ना, तो उनके वजह से वो भी अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। सतारा और अवध है, ये भी इस नीति के तहत क्या कर दिए गए थे आपके सामने, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन जो बड़े साम्राज्य थे उनको अपने सत्ता के हाथों में लेना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ही अनैतिक, और आपके सामने इस नीति का काफी ज्यादा जो छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक रूप से भारी भू राजस्व और पारंपरिक हस्तशैली उद्योगों का पतन। धीरे धीरे भारत में क्या होने लगा था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से सस्ते कपास, मसाले और नील जैसी खेती करते थे, यहाँ से सस्ते में कच्चा माल खरीदते और अपने यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर वहां पर मशीनों से उनका निर्माण करते, सस्ते में माल खरीदते और वहां पर मशीनों से निर्माण करते और यहाँ पर बेच देते थे, भारत में आकर सस्ता माल बेचते थे। तो इससे क्या, भारत के जो उद्योग थे ना, जो आपके सामने भाई उनके पास मशीनें नहीं थी, हमारा सारा काम हाथ से चलने वाली मशीनों से होता था, तो उसमें ज्यादा लागत आती थी, प्लस अंग्रेज उस पर कुछ टैक्स भी वसूल लेते थे। तो इससे क्या है, भारतीय कपड़ा, भारतीय उद्योग से निर्मित चीजें धीरे धीरे महंगी होती चली जा रही थी। इसीलिए भाई तो जनता तो सस्ती चीजें खरीदेगी, तो जनता ने अंग्रेजों का या आपके सामने जो सामान उसको ज्यादा खरीदते थे और इससे भारतीय जो उद्योग धंधे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। अंग्रेज एक नीति का और प्रयोग करते थे, बहुत भारी मात्रा में भू राजस्व लगाते, मतलब भारतीय लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, चाहे अकाल हो, चाहे फसल उगो या मत उगो, उनको कोई मतलब नहीं था, वो भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, जिससे भारतीय जनता है वो और ज्यादा प्रताड़ित महसूस करने लग गई। एक तरफ गरीबी, अकाल और कृषि में उत्पादकता लगातार घटती जा रही थी और हर चीजें गरीबी चरम सीमा पर थी। तो इससे जनता है वो अब अंग्रेजों से उब चुकी थी और उनसे एकदम क्या हो चुकी थी, प्रताड़ित खुद को महसूस करने लगी थी। अंग्रेज भारत से पैसा लेते, भारी टैक्स लेते, लेकिन उनको भारतीय लोगों पर खर्च नहीं करके क्या करते थे, खुद के उपभोग के लिए उन सब चीजों को यूज किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और सती प्रथा का विरोध का कानूनी हस्तक्षेप माना गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके सामने भारतीय जो धार्मिक परंपराएं हुआ करती थी, भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं, उनके साथ भी उन्होंने क्या कर दिया था, आपके साथ उनके साथ भी उन्होंने धीरे धीरे खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। पहले भारत में गुरुकुल परंपरा चला करती थी, भारतीय लोग हैं वो आपके सामने गुरुकुल में रहकर आपके सामने शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लेकर आए जिसके तहत उन्होंने भारतीय लोगों को विज्ञान और नई तकनीक सिखाने की बात की गई, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना शुरू किया। चलो ये बात अच्छी भी थी, सती प्रथा, बाल प्रथा का विरोध करना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी भारतीय समाज को जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन भाई भारत के कोई भी समाज हो, अगर उसमें उनकी प्राचीन परंपराओं का अगर विरोध किया जाता है तो क्या होता है, अगर उनको बदला जाता है तो विरोध देखने को मिलता है। और यही चीज आपके सामने अब अंग्रेजों को भी इस चीज विरोध का सामना हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा पहले तो अंग्रेज सिर्फ हमारी राजनीति में घुस रहे थे, अब यही अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारी धार्मिक और शिक्षा में भी क्या कर लिया, पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को भी इन्होंने आहत करना शुरू कर दिया है। अगले वाला सैन्य की जो चर्बी का कारतूस होना, तो आपके सामने जो मेरठ की इन्फेंट्री थी उससे आपके सामने क्या देखने को मिलता है, एक विद्रोह देखने को मिलता है जिसको तत्कालिक कारण से बोला जाता है। नई आपके सामने इन्फेंट्री की जो राइफल आई थी उनके अंदर क्या था, अब पहले जो आज के समय तो अपनी जो बंदूक आती है उनके अंदर गोली डलती है ना, उसको ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, फिर उनके अंदर आप डालते हो गोली और फिर वो चलती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले बंदूक के अंदर जो गोली होती थी उसके आसपास क्या उसको मतलब आसानी से निकले उसके लिए कारतूस लगाया जाता था ताकि चिकना के साथ हो जाए। तो उस कारतूस को किसका, यह अफवाह फैला दी गई कि वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना है। किसकी, गाय और सुअर की चर्बी से बना है। तो गाय हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है पशु, सुअर मुस्लिम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के। और भारत में लगभग दोनों की क्या आपके सामने जो अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी उसके अंदर भारी मात्रा में हिंदू और आपके सामने मुस्लिम धर्म के जो सैनिक है वो काम किया करते थे। अंग्रेजों के सैनिक कम थे और हमारे भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो उनको जैसे ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं भाई, इस चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं।
नाना पाटेकर इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। उसके बाद में इनको क्या करते हैं, उनके बड़े उच्च अधिकारियों को, सॉरी नाना पाटेकर बोलते भाई मैंने मंगल पांडे, वो इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। और फिर क्या होता है आपके सामने, वो अपने बड़े अधिकारियों को मार देते हैं। इसके लिए उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में 10 मई को 1857 को एक विद्रोह देखने को मिलता है मेरठ की छावनी के अंदर, है ना। फिर वो मुगल साम्राज्य के मुगल शासक के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई हम आपको सैनिक मानते हैं, अपना राजा घोषित करते हैं, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा तत्कालीन कारण भी हुआ था। स्वरूप, सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जो वीर सावरकर ने इसे क्या कहा था कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिन्होंने जो अंग्रेजों की जो सत्ता हुआ करती थी, अंग्रेजों की बागडोर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। जबकि अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जा। क्यों कहा सिपाही विद्रोह? क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे कि ये एक प्रकार का जनता का विद्रोह था। अगर ये बात और लोगों तक पहुंचती तो वो भी इस विरोध में उठ खड़े होते। तो अंग्रेजों ने इसको छोटा दिखाने के लिए सिपाही विद्रोह कहा। क्या कहा कि ये तो बस एक छोटा मोटा सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। वास्तव में ये जन विद्रोह था। वास्तविकता में क्या था, जनता की आवाज है वो आपके सामने विद्रोह के रूप में निकल कर आ रही थी। इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार और राजा भी शामिल हुए। इसमें क्या हुए, सिर्फ सैनिक ही शामिल हुए बल्कि अनेक प्रकार के राजा और किसान, सबके सब लोग जो अंग्रेजों से प्रताड़ित हो चुके थे वो इस जो विद्रोह में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने अंग्रेजों से सभी के सभी लोग परेशान हो चुके थे। राजाओं की सत्ता जा रही थी, किसानों पर टैक्स वसूला जा रहा था, जमींदार लोगों को भी उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। परिणाम क्या हुआ? फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसमें क्या होता है, भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन महारानी के अधीन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता है वो चली जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली जाती है ना, वो व्यापार कर सकती है, बस उसके पास व्यापार करने के अधिकार बचे थे। प्रशासनिक अधिकारों को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। तो यही है, अब सीधी की सीधी अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी की सारी सत्ता, वो महारानी के हाथों में सारी की सारी सत्ता वो आ जाती है। नीतिगत बदलाव, अंग्रेजों ने राज्यों को हड़पने की नीति छोड़ दी और महारानी सीधी सीधी कहती है कि भाई जो हड़प नीति है जो डलहौजी ने लागू की है उस नीति को हम रद्द करते हैं और जिन राजाओं का राज्य चला गया उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तो हड़प नीति है उसको भी रद्द कर दिया जाता है और राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया। और राजाओं को कहा गया कि वो अन्य जो कोई राजा है अगर उनके पुत्र प्राप्ति नहीं होती तो अन्य कोई व्यक्ति को, अन्य कोई बच्चे को गोद लेकर उसको अपना वारिस बना सकते हैं। सेना का पुनर्गठन करना, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। अंग्रेजों को एक चीज पता चलती है कि युद्ध जो ये लड़ाई हुई 1857 की क्रांति हुई उसके पीछे का क्या कारण था? कारण था भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों का ज्यादा होना। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या वो बढ़ाई। और उन्हें ये पता चलता है इस्लाम और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आपस में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद में उन्होंने धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ाने का भी काम है और जाकर आपको सारे के सारे क्वेश्चन से उनको पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इतिहासकारों का मानना है कि यदि प्लासी का युद्ध 1757 ने बंगाल ब्रिटिश शासन की नींव रखी तो बक्सर के युद्ध 1764 ने उस विजय की इमारत को खड़ी कर दी। देखो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है भाई आपके सामने, प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है किसके साथ? आपके सामने 1757 का जो युद्ध है वो देखने को मिलता है जिसमें भाई सिरजोदौला है उसको हरा देता है। देखो ये होता क्यों है ये युद्ध, मैं आपको बताऊं। प्लासी का युद्ध, जो सिरजोदौला है वो आपके सामने क्या भाई, अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। समझ में आ गया? वो क्या था, कट्टर विरोधी था। अब अंग्रेजों को क्या कर दिया गया था, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट दे दिया गया था। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके तहत जो अंग्रेज क्या कर सकते थे, आपके सामने पूरे जो बंगाल का, बिहार का क्षेत्र है, और पहले आपके सामने भाई बंगाल में क्या है, आपके सामने कोलकाता पोर्ट है। क्या है, कोलकाता का आपके सामने पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है, आपके सामने बंदरगाह है, वहां से सारा माल आता जाता था। समझ में आ गया? तो वहां से क्या करते थे अंग्रेज, आपके सामने फ्री में व्यापार करते थे, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। जैसे भाई आज अगर आप कोई भी अगर सामान को व्यापार करते हो तो आप पर क्या लगती है, जीएसटी लगती है ना। इसी तरीके से उस समय चुंगी लगती थी। क्या लगती थी? चुंगी लगती थी। व्यापार करोगे तो तब आप पर कुछ टैक्स लगता था। वहां पे जो नवाब होता है, वहां की सरकार होती है, वो टैक्स लेती थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या है,
फ्री टैक्स एग्रीमेंट के तहत आपके सामने क्या कर दिया गया था कि आप फ्री में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ये मिल गया था। अब अंग्रेज बहुत समझदार थे, वो खुद तो फ्री में ट्रेड करते थे, साथ के साथ भारतीय व्यापारी भी हुआ करते थे ना, उनको भी क्या करते थे, थोड़ी बहुत घूस लेकर उनको भी फ्री में ट्रेड करवा दिया करते थे। मतलब ऐसे करते थे भाई, 10 बोरी अपने तो लेकर जाते थे और कोई मेरा जैसा मिल गया कि भाई हमारी भी 2 बोरी दे, जो 100 रुपया सरकार टैक्स लेगी तो 50 रुपया अंग्रेजान दे दूं, तो 50 बच गए उसके, तो वो क्या करते थे भाई, उनका भी करा देते थे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बंगाल है उसका जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है आपके सामने, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो क्या करता है, वहां पर एक विक्टोरिया आपके सामने नाम का एक कोई महल होता है कोलकाता के अंदर, वहां पर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चला जाता है और वहां पर उनको हरा देता है विक्टोरिया फोर्ट के अंदर। और वहां पर ऐसे कहते हैं कि उसको वो बंद कर देता है कमरे में, और एक कमरे में लगभग 40 से 50 आपके सामने अंग्रेज होते हैं, जो उस कमरे के अंदर दम घुटने से उनकी 15-16 की मौत हो जाती है। इससे आपके सामने क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपके सामने जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो उस समय का बंगाल का जो गवर्नर रहा करता था, वो आपके सामने बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। समझ में आ गया। और फिर वो क्या करता है, उसका जो आपके सामने मीर जाफर क्या है, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का आपके सामने क्या हुआ करता था, उसका सेनापति होता था। अब मीर जाफर इतना ज्यादा समझदार था नहीं, उसको अपने में मिला लेता है कि भाई अगर तुम मेरा साथ देगा ना, अंग्रेज कहते हैं अगर मीर जाफर तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, आप तेरे को राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब किस इंसान को भाई महत्वाकांक्षा नहीं होती, वो इस बात से खुश हो जाता है और आपके सामने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आता। सिराजुद्दौला वहां पर युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थी प्लासी के युद्ध की पीछे की स्टोरी, बैक हैंड स्टोरी। समझ में आ गया। पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे सारी स्टोरी बता देता हूं, फिर अपन एक एक पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फिर मीर जाफर क्या होता है भाई, आपके सामने वहां का शासक बन जाता है। मीर जाफर क्या होता है, वहां का शासक बन जाता है। अब मीर जाफर ने कहते हैं उस समय 1-2 करोड़ रुपए तो अंग्रेजों को ऐसे दिया था, टैक्स के रूप में दिया था। ये मान लो कि मीर जाफर बिल्कुल भी कुशल शासक नहीं था, वो उसने अंग्रेजों को अपनी सारी जो बंगाल की धन संपत्ति थी वो सौंप दी थी। मतलब एक तरीके से बंगाल कंगाली की स्थिति पर आ गया था। ये बात देखकर तो आपके सामने भाई जो आपके सामने जो मीर जाफर था, उसकी बिल्कुल भी वो काम का शासक नहीं था। तो इस चीज को देखते हुए भाई उनको लगता है कि इसको तो हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद में एक मीर कासिम जो सिराजुद्दौला का पोता होता था, उसको यहाँ कर क्या बना दिया जाता है, मीर कासिम को उनका बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसको मीर जाफर को हटा दिया जाता है। अब मीर कासिम है ना, उसको सिराजुद्दौला जो उसका दादा हुआ करता था, वो पहले कह के गया था कि तुम अगर कभी भी, आज नहीं तो कल तो अगर नवाब बनेगा तो इन अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास मत करना, ये विश्वास लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे जब भी मौका मिले तो बंगाल है वो अंग्रेजों के चंगुल से छुटा लेना। ये अंतिम वक्त में भाई आपके सामने मीर कासिम को कहकर गया था। अब ये बात मीर कासिम को पता थी। धीरे धीरे मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों पर अपनी जो नकेल कसना शुरू कर देता है। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर आपके सामने क्या करते हैं, 3 जने मिलकर बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें 3 जने अपने एक संधि करते हैं, जिसमें बंगाल से मीर कासिम, कौन, बंगाल से मीर कासिम आता है ना, और फिर बिहार या अवध, उस समय बिहार या अवध एक ही जगह हुआ करती थी। अवध का नवाब होता है सिराजुद्दौला, और आपके सामने जो अपना मुगल शासक बहादुर शाह, मुगल शासक कौन, बहादुर शाह आपके सामने क्या करते हैं, आपके सामने ये तीनों जने मिलकर एक संधि करते हैं। भाई अपन तीनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, अकेले तो जीत नहीं सकते, तीनों मिलकर क्या पता अगर युद्ध लड़े तो अपन जीत सकते हैं। और तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। 1765 में होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें तीनों की हार हो जाती है। और उसके बाद में एक संधि होती है, उस संधि में क्या कर दिया जाता है, बंगाल को पूरी तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ आपके सामने दीवानी राइट, मतलब ड्यूल गवर्नमेंट बन जाती है। टैक्स कलेक्शन करने का सारा हक अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, और बाकी की चीजें, प्रशासनिक की छोटी मोटी चीजें, ये मान लो नवाब को कुठपुतली बनाकर रख दिया जाता है। तो ये थी आपके सामने प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध। सारी कहानी आपको बता दी है। अब चाहे प्लासी का युद्ध है, चाहे बक्सर का युद्ध है, चाहे आप आराम से कर सकते हो। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। प्लासी का अधूरा कार्य। प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध न होकर एक विश्वासघात या षड्यंत्र था। मतलब प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था
कि उस समय हम सीधा सिराजुद्दौला से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर, आपको पता भाई, राज करने के लिए सिर्फ अपनी समझदारी, युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वो कूटनीति का भी प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कूटनीति का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। और इसी कूटनीति के तहत उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला का जो आपके सामने सेनापति हुआ करता था, कौन हुआ करता था? सेनापति होता था मीर कासिम। सॉरी, जो मीर कासिम नहीं भाई, वो तो उसका पोता था। मीर जाफर को अपने हिस्से में मिला लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसने मीर जाफर को अपना हिस्से में मिला दिया। इससे अंग्रेजों को केवल आर्थिक लाभ नहीं हुआ, और वे बंगाल के किंग मेकर और राजा बनाने वाले भी बन गए। क्यों? क्योंकि उसने मीर जाफर को साफ साफ कहा था, अगर हम तुझको अगर वो बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, तो तुम्हें हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसा वो देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उस समय का 1-2 करोड़ रुपए उसने सौंपा था। आधी से ज्यादा धन दौलत अंग्रेजों को देती थी, जिससे क्या है, अंग्रेजों को सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा मदद हुई। और साथ के साथ क्या है, अब बंगाल के वो जिसे चाहे उसे नवाब बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं। वो किंग मेकर की पोजीशन में आ गए। किस पोजीशन में? किंग मेकर की पोजीशन में आ गए थे। लेकिन उनकी सत्ता नैतिकता और कानूनी रूप से सदृढ़ नहीं थी। लेकिन उनकी जो सत्ता है ना, वो आपके सामने अभी जनता ने नहीं स्वीकारी थी, ना ही कानूनी रूप से वो उनका कोई हस्तक्षेप देखने को मिलता था। बक्सर द्वारा कार्य की पूर्णता। बक्सर के युद्ध में क्या होता है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है, और एक वास्तविक सैन्य विजय थी। इसमें वो तो एक युद्ध नहीं था, एक छोटा मोटा एक अभियान था आपके सामने अंग्रेजों का, प्लासी का युद्ध। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, ये एक वास्तविक सैन्य विजय थी। किसकी? अंग्रेजों की। यहां अंग्रेजों ने किसी षड्यंत्र के बजाय अपनी सैन्य श्रेष्ठता से बड़ी 3 बड़ी शक्तियों को, यहां अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना उनका युद्ध कौशल, जो उनकी मजबूत शैली, आधुनिक हथियारों के दम पर उन्होंने क्या किया? जो 3 बड़ी शक्तियां हुआ करती थी उस समय, मुगल सम्राट बहादुर शाह आलम, है ना, बहादुर शाह आलम द्वितीय को हराया, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को, और मीर कासिम की, जो तीनों की जो संयुक्त सेना हुआ करती थी, उसको हराया। तो समझ सकते हो, मुगल शासक को भी हरा दिया, अवध के नवाब को भी हटा दिया, और आपके सामने मीर कासिम को भी हटा दिया। तो देखो, उस समय 3 ही बड़ी ताकतें थी, 3 बड़ी ताकतें थी। बंगाल का नवाब एक बहुत बड़ी ताकत था, आपके सामने अवध का नवाब बहुत बड़ी ताकत था, और आपके सामने मुगल शासक। तो तीनों का राज दिया, तो पूरे उत्तर भारत पे इनका, अंग्रेजों का क्या होगा? धीरे धीरे राज होना शुरू हो गया था, है ना। आलोचनात्मक निष्कर्ष की बात करें, पहला है इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राजस्व अधिकार प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ? जो अंग्रेजों को क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट, मतलब राजस्व, टैक्स एक्ट कलेक्शन करने के, टैक्स को कलेक्ट करने के जो अधिकार हैं, वो धीरे धीरे प्राप्त होने लगे। इससे वे बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। अब आपको पता भाई, अंग्रेज क्या करते थे? आपके सामने टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। अंग्रेज क्या कर सकते थे? टैक्स है वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो आपको पता भाई, उनको अब दीवानी राइट मिल गए, तो वो और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गए। इसीलिए क्या हो गए? जो पैसा, जिसके पास पैसा आएगा वही शासक होगा। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा मजबूत शासक के रूप में उभरने लगे अंग्रेज। मुगल सम्राट का पतन। बक्सर के बाद भारत का सम्राट अंग्रेजों की पेंशन भोगी मिल गया। अब क्या कर दिया? इलाहाबाद की संधि में यह बात कहा था कि मुगल का सम्राट है ना, अब उसके पास वो शक्तियां नहीं रहेंगी पूरे राज्य को चलाने की। अब वो अंग्रेजों के अधीन हो गया है। अब उसको अंग्रेज कुछ पेंशन देंगे, बस उसी पेंशन से उसको गुजारा भत्ता करना होगा। बाकी टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो जो उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, मुगलों की शक्ति, वो भी अब क्या हो गई? धीरे धीरे कमजोर हो गई। बक्सर के युद्ध में क्या हो गया आपके सामने? जो अंग्रेजों ने क्या किया? जो मुगलों की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, भाई घर में दादा नहीं कंट्रोल कर लेने, सारो घर पे नियंत्रण में आ जाए। तो ये क्या उन्होंने क्या किया? मुगलों को हरा दिया, मुगलों पर अपना राज हासिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ भाई? आपके सामने पूरा का पूरा नियंत्रण है वो इनके हाथों में आ गया। अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। सैन्य प्रभुत्व। बक्सर ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेनाएं यूरोपीय अनुशासन के सामने कमजोर है। और इस चीज से यह भी सिद्ध हो गई कि और जो अन्य राजाएं हैं उनमें भी और ज्यादा डर फैल गया, उन्हें लगने लग गया था। पहले उन्हें पता था कि जो अंग्रेज है उनके पास आधुनिक हथियार हैं, भाई उस समय वो राइफल चलाया करते थे और भारत के लोग तलवार भालों से काम चला रहे थे।
है ना। तो यही है कि आधुनिक हथियार है उनके पास, कुशल सेना है, कूटनीतिक रूप से वो मजबूत है, तो उनके पास सारी की सारी चीजें हैं। इन सब चीजों से भारतीय शासक वो कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यह कहना सही है कि पलासी ने जो अवसर प्रदान किया किया था, बक्सर ने एक स्थायी व प्रशासनिक राजनीतिक वास्तविकता में बदल दिया। क्या कहा? पलासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को एक अवसर मौका मात्र मिला था, वो बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया, उसको एक प्रशासनिक रूप से और एक राजनीतिक वास्तविकता में बदल कर रख दिया। तो बच्चों, ये था बक्सर के युद्ध ने पलासी का काम पूरा किया। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या अपन ने की। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण स्वरूपों और प्रभावों को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और अँ को पढ़ा दूंगा मैं पहले हूँ थे थारा नाम भूल जाओगा, लेकिन असहयोग आंदोलन तो आज के बाद में तो भूलूंगा नहीं। समझ में आ गई। और बाकी जब मैं दिमाग से तो देखो मैं क्या कर सकूँ, समझाऊंगा। पहले नाम से समझो, असहयोग आंदोलन, सहयोग प्लस ए, कोई भी चीज़ का ए लाग जाए तो क्यों जा, मतलब नेगेटिव की फीलिंग आओ, तो मतलब क्या, सहयोग नहीं करना था ना, कि का साथ सहयोग नहीं करना है। इको सहयोग करने को अंग्रेजा का साथ समझना। अंग्रेजा की जो नीति थी, अंग्रेजा का जो कार्य था, अंग्रेजा का स्कूल, अंग्रेजा की पढ़ाई, अंग्रेजा की कार्यालय, जो भी चीज़ थी, अंग्रेजा का साथ किसी भी प्रकार को सहयोग नहीं करना था। गांधी जी के करे तो आह्वान करे थो और उन्हीं के नाम दे दियो, असहयोग आंदोलन को नाम दे दियो थो। ये आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी करी, यो थान सब ने बेरकत करी 1920 का शुरुआत में की आंदोलन की शुरुआत हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग करके स्वराज प्राप्त करना था। तो एक मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अंग्रेजा की बात ही कौन मानेगा, तो क्या होगा, वापस छोड़ के चले जाएगा देश ने। तो यही थी जो पहले उन आंदोलन में था, जो सबसे बड़ा मास आंदोलन, मतलब बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन शुरुआत हो। प्रमुख कारणों की बात करें, सबसे पहले इसका जो कारण बनता है, इसको भाई कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले को कारण तो होना चाहिए ना, नहीं तो कोई चीज़ शुरू हो सके। तो इसको कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट। तो 1919 के अंदर एक एक्ट आयो, इको नाम के थो रोलेक्ट एक्ट थो। इम के थो कोई भी भारतीय व्यक्ति है ऊपर बिना मुकदमा लगाया ऊपर क्या करी जा सको, गिरफ्तारी कर सका। मतलब आया कोई आदमी ज़्यादा वो नेतागिरी कर तो पकड़े, बोले आ जाओ पकड़ लो, कोई जरूरत को नहीं मुकदमा लगाने की, कोई जरूरत को नहीं वारंट दिखाने की, आओ पकड़ो और जेल में ठूस दो। कोई ऊपर ना तो प्रकार की कोई प्रकार को ट्रायल दियो जागो, ना प्रकार को कुछ बताने की जरूरत थी। और असीमित काल के लिए क्या कर जा सको, कैद करके रखा जा सका है। तो यो रोलेक्ट एक्ट 1919 को लिया तो अब यो कोई नियम थोड़ी होगो, तो कोई ने भी पकड़ के अंदर डालो कर दियो जा सका है। तो इसका विरोध में असहयोग आंदोलन है वो शुरू करेगा था। फिर क्या हो, ये रोलेक्ट एक्ट के कारण जो बहुत बड़ो विद्रोह देखने मिले पंजाब या अलग अलग क्षेत्र में। तो पंजाब को अमृतसर जगह ही उठे के एक जनसभा हुई बहुत बड़ी, और कठे जलियावाला एक बाग थो उका मायने, अब को एक ही गेट हो। तो अब क्या, अंग्रेज तो डरगा बोले बहुत बड़ी जनसभा हो रही है, तो जनरल डायर पूछो और गोली चलाने का के दे दिया, आदेश दे दिया। तो उठे अपना बहुत सा जो जनसेनानी था, भारतीय नागरिक था, बकी होगा था, शहीद होगा था। तो उस समय एक विरोध के जताने के लिए भी 13 अप्रैल 1919 में जो नरसंहार करे गए थे जनरल डायर के द्वारा, उसके लिए भी ये जो असहयोग आंदोलनों की शुरुआत करी गई थी। खिलाफत आंदोलन, तो जो थाने पर मुस्लिम जो लोग था वह क्या सोचा, 1900 पहले कांग्रेस की शुरुआत हुआ है, तो कांग्रेस है ना वह एक बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ चुकी थी। समझ में आ गई, उनको बहुत अधिक प्रभाव देखने मिलो। तो अंग्रेजा के सोचा क्या हमने कांग्रेस दबाने के लिए अफा क्या करेंगे, अब अफा जो आपके सामने एक या जो है खिलाफ मुस्लिम लीग की शुरुआत कर दी है। तो 1908 के अंदर मुस्लिम लीग की शुरुआत कर जा। तो जो मुस्लिम लोग था भाई उन्हें लगे कि अंग्रेज़ तो मारा ही तेसी, लेकिन बेरो पट्टे अंग्रेज़ तो कोई का ही कोई नहीं। ये क्या करे हो, तुर्की में अब तुर्की उठे जगह जानता होगा, उठे के मुस्लिम शासक लिया कर, तो उन हटा उठू के और आप बैठ के गद्दी पे। तो मुस्लिम लोगों का तो समझ में आई कि ओ हो ये तो मारा भी को नहीं। तो खिलाफत मूवमेंट, फिर ये जो मुस्लिम लोगों के द्वारा जो आगा खा थे, इनके द्वारा जो आगा खा मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो मूवमेंट शुरुआत की खिलाफत मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ, इसमें यह था कि वो जो तुर्की थे उसको खलीफा की पदवी वापस लौटाई जा सके। लेकिन क्या अंग्रेज को ये बात थोड़ी मान लेता, ना एक और मानी बात है। तो ये क्या करो, असहयोग आंदोलन में अपना खिलाफत मूवमेंट हो की शुरुआत कर दी। मतलब ये मूवमेंट ने, ये आंदोलन ने मुस्लिम लोगों को भी समर्थन मिले था। अगले वाला पॉइंट है उपनिवेश
उपनिवेशिक दमनकारी नीति, तो प्रेस, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। तो अंग्रेज अब धीरे धीरे क्या समझ में आ रही थी अंग्रेजा का कि अब क्या है कि ये भारतीय लोग ही ना आने पापा ज़्यादा दिन राज कौन कर सका। तो ये क्या करने लगा, भाई कोई आदमी है अब ऊपर सूचना ही नहीं पूछेगी कि भाई फलानी जगह ऐ को गलत काम हो, तो आदमी सूचना कौन पूछेगी, तो लोग आक्रोशित को नहीं होगा। तो ये क्या करो, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, सभा जो बड़ी बड़ी सभाओं ने हुन पे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे ये क्या कर ली, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक शोषण। इनके द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार पर ब्रिटिश करों की नीतियों से व्यापक हानि हुई। तो जो आर्थिक शोषण करे मतलब लोगों पर कर के करो, कृषि पर बहुत अधिक कर लगा दियो, उद्योगों पर कर लगा लियो। भारत में क्या कर जो नील वगैरह की खेती करा लेता, सस्ता दरा पर चीज़ खरीद लेता, ब्रिटेन में जाके उद्योगों आपका उद्योगों में चीज़ निर्माण करके भारत में बेच देता। तो इससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार चरमराती चली गई। इसलिए भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। पहला कारण था रोलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग, अगले वाला था तीसरा पॉइंट था खिलाफत मूवमेंट, चौथा कारण था उपनिवेशवाद की जो दमनकारी नीति मतलब जो नीतियाँ बनाई थी, और पांचवा पॉइंट था आर्थिक शोषण। अब स्वरूप क्या हो मतलब के तरीका से था विरोध को प्रदर्शन करना, ये चीज़ ने देखा है। पहला पॉइंट तो सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना। तो क्या करो कि भैया जो सरकार का जो भाई सबसे जरूरी क्या है, कोई भी सरकारी चीज़ों को अगर विरोध करोगा तो क्या होगा, उन बुरो लगोगो, उस चीज़ों में डायरेक्ट आहत होगी। तो क्या करो, गांधी जी यही कहो कि जो सरकारी जितनी भी संस्थाएं सबको विरोध करो, जिम अदालत होगी, विद्यालय होगा, सरकारी नौकरी हो गया, इन सब से क्या कर दो, त्याग पत्र है वो देना शुरू कर दो। तो इसी आंदोलन से मुख्यतः भगत सिंह है वो निकल कर आते हैं। अगले वाला मूवमेंट है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली और खादी का प्रचार करना। तो इम क्या कही कि अब जो ये विदेशी जो अफवाह क्या कर रहे हैं, जो विदेशी जितनी भी चीज़ अपना रहे हैं, तो इससे क्या पीसो तो अपना करना रहे को नहीं, विदेश में जा रहे हैं तो अपना क्या करना है, विदेशी पीसा पे कंट्रोल करना है, विदेशी चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अगर आप आर्थिक रूप से अंग्रेजन कमजोर कर देंगे तो अपने देश में आप ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेगो, उनके द्वारा गांधी जी के द्वारा एक आह्वान करेगो कि विदेशी वस्त्र जो सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति पहने है उनको बहिष्कार करना शुरू कर दो। भारतीय जो खाद्य उद्योग है उन वापस अपनाओ, भारतीय जो कुटन उद्योग जो खत्म होते जा रहे हैं उन फिर से अपनाओ। अगले वाला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो ये अंग्रेजी जो शिक्षा है इसने क्या ये हमें मतलब हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है, हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसको नष्ट करती हुई जा रही है। तो अपना क्या करना चाहिए, अपने खुद की स्कूल है, कॉलेज है, उनको निर्माण करना शुरू करो, खुद के विश्वविद्यालय को निर्माण शुरू करो। तो बंगाल, कानपुर, ये कलकत्ता और कानपुर जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। तो इसी आंदोलन से पहली बार भारत में शिक्षा को भी एक नई दृष्टि मिलनी शुरू होती है। अगले वाला पॉइंट है सभा, जुलूस और प्रचार प्रसार। तो जनता को स्वराज के लिए संगठित करना। तो यो कहो कि आह्वान करो, सबसे पहले क्या करो, जनता ने जागरूक करो, हर आदमी जागरूक करो कि ना एक असहयोग आंदोलन है, ये अंग्रेजा के खिलाफ है, आप ये अंग्रेज अपने खिलाफ आया क्या की नीति ले रहे हैं। तो हर आदमी तक यह आवाज़ पहुँचाओ कि अपना शोषण हो रहा है, अब अंग्रेजा ने अपना देश से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि गुलामी को यही नियम है, गुलामी थे, गुलाम कोई भी व्यक्ति जब तक रहे, जब तक उन यो कौन बेरो रहे कि वो गुलाम है। तो ये गुलामी की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले कोई भी आदमी बेरो होना जरूरी है। तो एक लिए क्या करो, प्रचार प्रसार हो गई, जनता को संगठित करने के लिए ये पहले कदम में से एक था। अगला वाला पॉइंट अहिंसात्मक आंदोलन। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो की आधारित था कि अपना हिंसा है उसको प्रयोग नहीं करना है, अहिंसात्मक आंदोलन है अपनाना है। तो महात्मा गांधी का द्वारा यही सिद्धांत दिया गया कि ये जो आंदोलन है नाफा क्या को रखांगा, अहिंसात्मक रूप से इसको स्वरूप रखांगा, हिंसा से बचने को प्रयास करांगा। तो ये किस प्रकार का आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में इन्हें जाना जा है। अगले वाले पॉइंट है इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है जन भागीदारी में वृद्धि। तो किसान, विद्यार्थी, महिलाओं और श्रमिकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली थी। तो यो जो आंदोलन हो इनमें हर जनप्रतिनिधि मतलब गांव को जो एक शहर बड़ा बड़ा शहरा से लेके पहले क्या आंदोलन नया करता ना, वह कोई कॉलेज में गो है ना, कोई बड़ा बड़ा लोग जो राजनीति से जुड़े होया करता हुन लोग तक ही पूछा करते, लेकिन यो एक आंदोलन था जो हर आदमी तक पहुँच गो। कहीं किसान इससे जुड़ा, विद्यार्थी जुड़ा, महिला, श्रमिक, हर वर्ग इससे जुड़ो। गांधी जी की अपील इतनी थी कि वह अपने साथ बहुत बड़ा जन सलाब है उनका साथ जुड़ता चले जाया करते।
अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम एकता का स्थायी दृष्टिकोण सुदृढ़ीकरण करना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक इस ये जो पहला उन 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में अंग्रेज के करो उनको पहले नारो यो रो कि हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम है उनको अलग करो आप। इससे क्या होगा, संगठित को नहीं होगा, एक साथ लड़ाई कौन लड़ेगा, और लड़ाई नहीं लड़ेगा तो अपने लिए तो फायदा ही है। तो ये उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में एक ऐसा आंदोलन हुआ जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आकर जिन्होंने कोई आंदोलन लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों, असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन है वो भी समर्थन मिलता है उसको भी। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव, विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी गिरावट। तो ये चीज़ से क्या हो, जो भारत को उद्योग है उन्हें भी क्या बढ़ावा मिलो, तो इससे क्या हो लोगों रोजगार भी मिलना शुरू हो। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजन चोट यहाँ भी पूछी क्योंकि जो उनको उद्योग था वह धीरे धीरे क्यों उतना चला गया था, कम होता जा रहा था, मतलब विदेशी लोग चीज़ कम खरीद रहा, तो आर्थिक रूप से भी अंग्रेजाना ने चोट पहुँचाई गई ये आंदोलन के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक शिक्षा, जनता का अहिंसात्मक संघर्ष का अनुभव मिला और जनता ने पहली बार एक नए प्रकार को पन्या लोगों ने तो बेरो कोई आंदोलन करना तो ठाओ लाठा बाठी और दो सिर में। तो पहली बार गांधी जी यह बतायो, देखो कोई अगर थे हिंसा कर रहे हो ना, फिर सामने वाली सरकार को मौका मिल जाता है कि वो भी हिंसा कर सकती है, वो भी आप पर क्या लाठी चार्ज कर सकती है, वो भी आप पर हिंसा का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अब थे चुपचाप बैठ के आंदोलन कर रहे हो, तो इससे क्या मौका ही कोई मिले सामने सरकार ने कि वह करी हिंसा को प्रयोग करें। तो पहली बार दुनिया के सामने एक नयो कॉन्सेप्ट लेके आया गांधी, महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन करके आयो, पहले भी थो लेकिन इनको प्रचार प्रसारक व्यापक रूप से करने को कार्य कौन करो, महात्मा गांधी करो थो। अगले वाला पॉइंट है आंदोलन की समाप्ति करना। लेकिन होता क्या, 1922 में चोरा चोरी का हिंसक कांड हो जाता है, उसके बाद में गांधी जी ने अहिंसात्मक जो असहयोग आंदोलन उसको वापसी कर लेते हैं। अब क्या 1922 के अंदर क्या करेंगे, एक जनसलाब हो तो उठे कि एक बार लाठी चार्ज कर दिया जाता, तो जनता अब आक्रोशित हो जा और एक पुलिस की चौकी जला दी जाए, जिन कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो जाए अंग्रेजा की। तो इस अब गांधी जी ने बेरो पाटा अब पक्की बात है लाठी पड़न वाली ही, तो क्या करेंगे ये आंदोलन ने बंद कर दी ही। तो इस है कि वह बहुत उठे से कि जो शहीद भगत जो आजम हैं भगत सिंह, वो यहाँ से निकलते कि उन्हें हाथ लगता है कि भाई आंदोलन इतना व्यापक स्तर पर जा रहे तो, और इन्हें अचानक से बंद कर दिया गया। तो उसका बाद में अपना एक अलग रूप अपना ली हिंसात्मक, जो मतलब एक अलग तरीका से आंदोलन क्रांति के रूप में आंदोलन ने शुरू करने के लिए। तो ये इसकी समाप्ति कब देखने को मिलती है, 1922 में चोरा चोरी हिंसक कांड के बाद में देखने को मिलती है। निष्कर्ष की बात करें, असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। तो जो असहयोग आंदोलन है ये भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन होता है उसको एक जन स्वरूप, मतलब एक बहुत बड़ी जनता तक इसको पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। यद्यपि यह अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन जो इसका लक्ष्य था इस जो मूवमेंट का उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके स्वराज की दिशा में जनता सक्रिय और संगठित हुई। उसके कि भाई था स्वतंत्रता कौन मिली, लेकिन वह कह करें कोई भी चीज़ की शुरुआत हो जाना वह बहुत बड़ी बात है। तो जनता में पहली बार अंग्रेजा के खिलाफ द्वेष की भावना शुरू हुई। अंग्रेजा ने पहली बार समझ में आयो कि अब भारतीय है ने वह भी लड़ सकी ही, वह भी हमारे खिलाफ के कर सकें आंदोलन कर सकें। और भारतीय लोगों भी पहली बार यह फील आई कि हम भी अंग्रेजा के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़ सका और अंग्रेजा ने अपने देश से भगा सका। तो ये उन प्रमुख आंदोलनों में से एक था। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जरूर से। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होता है भारत का इतिहास, तो उससे संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण घटनाक्रम और परिणामों पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने। आपको पता है ये प्रश्न एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप इस प्रश्न को हर हाल में कर दोगे। अब मैं आपको बताऊं जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 के क्या हुआ, इसके प्रमुख कारण क्यों हुए, क्यों हुआ, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कोई कारण बताए उन्हें डाल दिया गया था।
समझ में आया? भारतीयों को ये कहा गया कि आप हमारा सहयोग कीजिए, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा सहयोग करो और हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। इसके लिए क्रिप्स मिशन लेकर आए 1942 में, लेकिन अंग्रेज बहुत समझदार थे, भारतीयों को भी ये पता चल गया था कि ये बहुत समझदार, अपना काम निकलवा कर क्या कर लेंगे, हमें स्वतंत्रता और देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेकर युद्ध जीतने का सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो भारतीयों ने इनका पुरजोर विरोध किया और साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी अब ये चीज समझ में आ चुकी थी, अहिंसात्मक आंदोलन से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें हिंसा का प्रयोग लेना ही पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने अब और उन्हें ये भी पता चल गया था कि अब जनता है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, सक्रिय हो चुकी है। अब हम पूर्ण रूप से, अंग्रेज उनकी सत्ता भी कमजोर होने लग गई, अब उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, पक्ष भी कमजोर है। अब अच्छा मौका है और उसका फायदा उठाते हुए अब हमें क्या करना है, हिंसा का प्रयोग करना है और अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो 8 अगस्त 1942 के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर प्रस्ताव पारित कर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये आपकी प्रमुख परिचय हुआ। अब क्या क्या कारण हुए और कहां से टाइमलाइन हुई, वो आपको सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीयों की अनदेखी। तो 1939 में जब विश्व युद्ध है वो आरंभ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, भारतीय लोगों को बिना बताए ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें शामिल कर लिया उन लोगों को, और उन्हें बताया भी नहीं, सूचित भी नहीं किया। इससे क्या हुआ, भारतीय लोग हैं, भारतीय जो राजनेता है वो पूर्ण रूप से नाराज थे अंग्रेजों से। अगले वाले पॉइंट की बात, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो 1942 में आपके सामने सर जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं उसको भेजा गया, उनकी जो पूरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनके द्वारा 3 लोगों को साथ उनके भेजा गया, ताकि क्या कर सके, भारतीयों को मनाया जा सके द्वितीय विश्व में क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए, और साथ के साथ भारतीयों को ये थोड़ा सा जुमला दे दिया जाए कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन भारतीय तब तक समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक प्रकार की चाल अंग्रेजों की, इनको भारत को स्वतंत्रता देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं। तो इससे क्या हुआ, उनका प्रस्ताव अस्पष्ट था, प्रस्ताव को अच्छे से मतलब भारतीय लोगों उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो क्या हुआ, 1942 में जो क्रिप्स मिशन है उसकी असफलता भी हो जाती है। तो इससे भी बहुत ज्यादा विद्रोह फैलने लग गया था। अगले गांधी जी की सोच में परिवर्तन। तो महात्मा गांधी को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार है वो इस देश को छोड़ेगी नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास करो हिंसात्मक रूप से लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन कोई मतलब है नहीं, ये इनके लिए आपको हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब आखिर में इन्हें पता चल गया अब अंग्रेजों की सत्ता वो कमजोर होती जा रही है, विदेशी रूप से भी और भारत में भी। तो अब हमें क्या करना, आखिरी चोट मारनी है। तब इन्होंने करो मरो का नारा दिया कि अब हमें अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़नी है और इन अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो यही है, गांधी जी की सोच में परिवर्तन ने भी इस आंदोलन को शुरू करने में एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगला है जनता में बढ़ता है संतोष। तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, साथ के साथ खाद्य संकट और आर्थिक समस्याओं में भी जनता ने असंतोष बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, उस समय भारत के अंदर क्या हुआ, अकाल भी आ रहा था, जो कृषि थी उसमें भी लोगों को क्या बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके थे। साथ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अलग अलग जो आर्थिक राजनीतिक रिपोर्टें पेश की गई, किताब लिखी गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को पता चलने लग गया कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों से पैसा ले रहे हैं और अंग्रेज विदेश में अपने जो इंग्लैंड है वहां पर बेच रहे हैं, तो आर्थिक रूप से हमें कैसे कमजोर कर रहे हैं। तो जनता अब और ज्यादा जागरूक होने लग गई थी और साथ के साथ खाद्य संकट भी भारत में फैलने लग गया था। एक कृषि देश होते हुए भी इतने बड़े व्यापक स्तर पर कृषि होती है और वहां पर खाद्य की कमी है, खाद की कमी है, तो क्या हो गया, खाद्य पदार्थों की, तो क्या हुआ, लोगों में आक्रोश और उत्तेजित होने लग गया। अब क्या होता है, आपको घटनाक्रम कैसे होता है, अगस्त क्रांति बोलते हैं जिसको। होता क्या, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की कार्यकारिणी मीटिंग होती है, मतलब कांग्रेस की जो राष्ट्रीय मीटिंग होती थी, उसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का जो प्रस्ताव है वो नारा दिया कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और कब दिया गया, 8 अगस्त 1942 को दिया गया।
फिर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत अन्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। तो अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब ये आंदोलन है, ये बहुत ही व्यापक स्तर पे फैलेगा, अब हमारे जाने के दिन आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत जो अगर आंदोलन और ज्यादा नहीं फैले, इसलिए उन सब लोगों को क्या कर लिया, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया, लोग और ज्यादा आक्रोशित होने लगे, लोगों में और विद्रोह की भावना फैल गई और देश भर में क्या होने लगे, विद्रोह होने लगे, हड़तालें होने लगी और हिंसात्मक घटनाएं आपको देखने को मिलती है अंग्रेजों के विरोध में। अब इससे क्या क्या किया है लोगों ने, रेलवे लाइनों को उखाड़ना शुरू कर दिया, है ना, टेलीग्राफ और डाकघरों को जलाना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और समानांतर सरकार जैसे बलिया, सतारा और मिदानपुर, यहाँ पर अंग्रेजों के को सत्ता को नहीं मानते हुए खुद की नई सरकार है उसको चलाना शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट रहे जिसमें आपके सामने रेलवे लाइनों को उखाड़ना, टेलीग्राफ को जलाना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और समानांतर सरकारों की स्थापना देखने को मिली है। परिणाम की बात करें, तीव्र और दमनकारी जो हिंसा है वो देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना का कठोर प्रयोग किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो आंदोलन था इसको दबाने के लिए क्या किया, पुलिस और सेना है उसका बहुत ही कठोर रूप से प्रयोग किया गया, जिससे क्या हजारों लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होने लगी और सैकड़ों लोग वो क्या हो गए, मर गए थे। तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इन्होंने खुद से भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी, जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गए। साथ के साथ बहुत सारे लोगों पर क्या हुआ, आपके सामने लोगों ने मृत्यु भी हो गई इस आंदोलन में। अगला वाला पॉइंट है भारतीय नेताओं का लंबे समय तक कारावास में रहना। तो गांधी जी को लगभग 21 महीने तक उस समय कारावास में रखा और नेहरू जी को लगभग कितने, 3 वर्ष के लिए, 3 साल के काम पर रखा गया, आपको जो कारावास है जेल के अंदर रखा गया। भारत की स्वतंत्रता की और निर्णायक मोड़। तो ये आंदोलन है, ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये तत्काल तो सफल नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा जहां अंग्रेज पूर्ण रूप से उनको अच्छे से समझ में आ गया कि अब तो हमें इनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, स्वदेशी जो राज है उसको देना ही पड़ेगा। अगले वाला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। तो युद्ध के बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रह गई थी और उसके बाद में उन्हें खुद भी लगने लग गया था कि अब हम अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। एक अन्य भारत जैसा देश है जहाँ पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, अब हमें क्या, उन्हें स्वतंत्रता को देना ही पड़ेगा। संयुक्त राज्य जैसे बड़े देश ने ब्रिटेन पर भारत छोड़ने को, स्वतंत्रता देने का दबाव बनाया। तो अब जो बड़े बड़े देश है उन्होंने भी ब्रिटेन पर क्या क्या दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब आप भारत देश को क्या कर दो, आप स्वतंत्रता दे दो। निष्कर्ष की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था। तो ये भारत में असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया और सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसके बाद में ये आखिरी सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, सबसे बड़ा जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलनकारी भारतीयों के दृढ़ संकल्प, एकता और बलिदान का प्रतीक बना। तो यह आंदोलन है, ये जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा जो संकल्प है, एकता और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार समझ गई थी भारत में शासन करना संभव नहीं है और इस आंदोलन के बाद में अंग्रेजों को अच्छे से समझ में आ गया था कि अब हमें भारत पर ज्यादा दिन अपन क्या कर सकते हैं, राज नहीं कर सकते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और 1947 में आखिरकार क्या कर दी गई, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख जो कारण, घटनाक्रम और परिणामों का आपको विस्तार से सारी चीजें अच्छे से समझा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको जरूर से कर देना है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा हूं, वहां पे बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप अन्य प्रश्न भी देख सकते हो। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताओं एवं द्वैध शासन की प्रणाली पर वर्णन कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और द्वैध शासन प्रणाली पर आपको टिप्पणी करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो जो आपके सामने जो 1919 का जो 1919 का जो
भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनल कंपटीशन में भी देखने को मिलता है आपके सामने। तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसको 1 जनवरी 1921 में लागू किया गया था। ये आ तो गया 1919 में ही था, है ना, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1921 से लागू हो गया था। और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय लोगों को सीमित स्वशासन देना। मतलब भारतीय लोगों भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि जुमलों से पकड़ा दियो कि लो थोड़ा बहुत थे भी शासन कर लियो, राजनीतिक रूप से थोड़ी बहुत भागीदारी दे दी, थोड़ी बहुत थे भी क्या कर लियो, कोई प्रशासन में भागीदारी दिखा सको, थोड़ी बहुत थे भी प्रशासन में कोई भी कार्य कर सको हो, ऐ को थोड़ा बहुत शासन दियो, ठीक है। क्योंकि आपने थानबेरा असहयोग आंदोलन होना शुरू होगा, हाँ, बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत होने लग गई थी। कांग्रेस बहुत व्यापक रूप से इस चीज़ को उठा रही थी कि हमें भी स्वशासन मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि थे हमारे देश पर राज करे हमारे ही लोग कौन बेरों की 4 रेव की है, तो ऐसा काम कौन चला। अब मैं भी क्या होगा, एक जहाँ शिक्षित होगा, संगठित होगा, हाँ, तो अब मैंने भी स्वशासन देना पड़ेगा, मेहमान ने भी अब थोड़ा बहुत ज्ञान होगा चीज़ें चलाने को। तो इस चीज़ के लिए अंग्रेजा समझी उन्हें बेरो पाठकों की थोड़ा बहुत ने दे दें, तो पहली बार सीमित स्वशासन है वो देखने मिला है। पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रांतों पर द्वैध शासन प्रणाली करना। तो 1919 में क्या है, प्रांतों पर द्वैध पर देखने मिलो कि द्वैध शासन प्रणाली, और 1935 में केंद्र पर देखने मिलो, जो केंद्र में आज भी है, भारत में वर्तमान समय में भी है। और लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हो प्रांत के जो छोटी छोटी जगह है करती ना, हुन्ने क्या कर दियो, हुन्ने थोड़ा थोड़ा के अपना प्रतिनिधि चुनने को अधिकार दे दियो कहते हो। अब प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया, पहला रिजर्व और दूसरा स्थानांतरित। तो जैसा कुछ के है जो जय मान लिया अजमेर को राजा है, ऐसा समझ लो, तो अजमेर का राजा ने थोड़ी बहुत शक्ति दे दी क्या पे, कि वो क्या पे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कृषि पे और स्थानीय स्वशासन पे के थोड़ा बहुत के कर सके, आपका हिसाबों फैसला ले सके। जय राज्य ने कुछ राज्य सूची है ना, 3 प्रकार की सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची व सीमावर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो विषय ना वह मान लो थे, तो वह किन दे दिया, वह स्थानांतरित विषय के रूप में उन्हें जाने को। अब आरक्षित कौन था, जो आज भी गवर्नर का थम था, जहाँ प्रशासन होगी, पुलिस होगो, न्याय होगो, वित्त होगो, ये भी अभी भी किसके थे, ब्रिटिश लोगों के हाथों में थे। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को विभाजन करना। अब क्या कर दियो, 2 प्रकार का विभाजन कर दियो, जहाँ प्रशासन होगो, एडमिनिस्ट्रेशन होगो, पुलिस होगी, न्याय होगो, ये सब कौन देखोगो, ब्रिटिश सरकार चीज़ें संभालेगी। लेकिन जो छोटा मोटा मुद्दा जो आसपास का, मतलब जैसे शिक्षा देखना होगो, स्वास्थ्य होगो, कृषि होगो, हाँ पे छोटा मोटे चीज़ें पर कौन फैसला, जो प्रांत है, जैसे अजमेर को राजा को उदाहरण दियो, अपना मेवाड़ को राजा होगो, जो जट्ठे का भी अलग अलग जगह का जो प्रांत का राजा था वह अपना हिसाबों फैसला ले सका था। समझ में आ गई। पहले हर चीज पर अंग्रेजा को ही रास्ता, तो इनके बोले जाए, इन्हीं द्वैध शासन बोले जाए, और ये प्रांतीय स्तर पर लागू करे गए तो इन प्रांतीय द्वैध शासन का नाम से जाने जा है। अगले वाला है विधान परिषदों को विस्तार। तो थानबेरा पहले आज का समय जो अपना संसद है ना, भाई पहले विधान परिषद थी, आज भी 2 ही लोकसभा राज्यसभा, तो उस समय में कई काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो उनमें भी वही होया करता, कुछ जनप्रतिनिधि चुन के आया करता और कुछ उस हिसाब से, मतलब जो चुनेड़न में भी चुन के आया करता, तो इस हिसाब से सिस्टम रहा करता। तो यह जो विधान परिषद थी इसको विस्तार करेगा कि इन और भी संख्या वो बढ़ा दी गई लोगों की, जिसमें आपके प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में अधिकारों को बढ़ा दिया गया। तो जो प्रांत में भाई और ज़्यादा लोगों ने चुन के आने की क्या दे दी गई थी, अधिकार दे दिया गया कि अब और ज़्यादा लोग हैं वह चुन के आ सके हैं। विधान परिषदों में बहस और प्रस्ताव रखने का अधिकार दे देगा। तो सीमित रूप से लोगान जो 1919 में पहली बार लोगान ये अधिकार मिलो कि पहले विधान परिषद में लोग चुन के तय करता, लेकिन उन्हें कोई अधिकार को नहीं करता। तो 19 में पहली बार यो अधिकार दे गो कि लोग बस सीमित रूप से बजट पर क्या कर सकें, चर्चा कर सकें और प्रश्न पूछ सकें और अनुमति ले सकें लोगों का। तो यही है, सीमित रूप से लोगों ने बजट पर चर्चा करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए के अधिकार और अनुमति अब दे दी गई थी। 5वां प्रश्न है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। तो मतदाताओं की संख्याओं को बढ़ाकर 30 लाख से 50 लाख कर दिया गया। तो क्या कर दिया, जो पहले आज का समय हर आदमी ने ना थे जाया और पर बटन दबा के वोट दिया हो, वो अधिकार कौन थो,
पहले जो पढ़ा लिखा लोग था, है ना, जो थोड़ी अंग्रेजा की चापलूसी कर लिया करता, जो शिक्षित था, है ना, उन लोगों ने क्या करना था, मतदान देने को अधिकार था। लेकिन अब क्या करते को एक द्वारा लोगों के थोड़ा बड़ी मांग थी कि मन भी थोड़ा मतदान को अधिकार मिलना चाहिए, तो मतदाताओं की संख्या को बढ़ोतरी करने को भी फैसला लिया गया। मतदाता की संख्या 50 लाख से बढ़ा के 30 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दी गई थी। भारत के लिए पृथक राज्य सचिव की नियुक्ति करना, तो भारत का प्रशासन के लिए एक नए पद को सृजन करे गए। कौन थो? भारत को राज्य सचिव के रूप में या भारत को गवर्नर जनरल का अधिकार ऐसा अधिकार उन दिया गया था। आपके द्वैत शासन प्रणाली डायरेक्टी की बात करें तो इसमें कौन से जो विषयों का विभाजन किया गया था? विषयों के विभाजन की बात करें, पहला तो आरक्षित विषय, तो मतलब दो प्रकार की सूची बताई ना, आरक्षित और स्थानांतरित। तो आरक्षित थी कौन सी थी? जो अंग्रेजा का थम थी, स्थानांतरित जो प्रांता का थम थी। तो इनके ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण में थी। तो अहिया समझ लियो थे, भारत को छोड़ो अंग्रेजन बड़ंदो याद को नहीं होता, अंग्रेज गया। अहिया याद करो कि भारत का प्रधानमंत्री का थम ही जो चीज़ समझ में आ गई ना। जहाँ अब यहाँ आगे जो पुलिस होगी, पुलिस को नाम सॉरी जो सेंट्रल सशस्त्रीय बल होगा, आप थारा समय ये क्या बोलिया कि नहीं, आर्मी वगैरह हो गई, ये क्या होती है? ये सेंटर के नीचे आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो यही ब्रिटिश गवर्नर और उसकी जो परिषद होया करती ना, उसका नियंत्रण में जो चीज़ होया करती, जहाँ आज के टाइम में जो भारत का प्रधानमंत्री का चीज़ में नियंत्रण में ही ना, वह कौन से विषय में होया करती? वह आरक्षित विषय में उन चीज़ों ने जाने जा है। अच्छा, स्थानांतरित क्यों होगी? अब जो अफला जाए, मान लिया अपने राजस्थान में भजनलाल जी का थम के है, स्वास्थ्य शिक्षा यहाँ की चीज़ें ना, वह क्या करती? वह भारतीय मंत्रियां सौंप दी और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनका प्रति उत्तरदायित्व था, वह फैसला ले सकता था। वह क्या कहता? छोटा मोटा मुद्दा पर ले सका। अगले वाला पॉइंट है गवर्नर की सर्वोच्चता। तो गवर्नर है उसका पास के भाई, मान लो कोई भारतीय लोग हैं, वह क्या करे, कोई फैसलो लियो, लेकिन गवर्नर पूछो अच्छा बोले ज़्यादा समझदार बनो कि बोले लो बिटो दबा दियो। अब बिटो क्यों? सर्वोच्च पावर, मतलब कोई भी इंसान चाहे कितनों भी तगड़ो फैसलो हो, लेकिन अगर वो चाहे वो व्यक्ति, तो वो क्या कर सके? उन कैंसिल कर सके। तो गवर्नर की सर्वोच्चता यही थी कि वो कोई भी फैसला के रद्द भी कर सको तो और स्वीकृति भी दे सको। तो सीधी सीधी बात है, अंतिम अधिकार की का नया कर तो गवर्नर को नया कर तो। और गवर्नर नहीं याद हो तो भारत का राष्ट्रपति का अधिकार हो आज के टाइम में कि वो कोई भी जो आदेश है उनके कर सके, वापिस लौटा भी सके, कैंसिल कौन कर सके, असीमित काल से अपने पास रख सके। ऐसा कुछ अधिकार है भारत में आज के समय। स्थानांतरित विषय पर भी गवर्नर अंतिम निर्णय ले सकता था, और ना सिर्फ जो उनका नियंत्रण में आया करती, उसके अलावा स्थानांतरित जो अंग्रेजा भारतीय लोगों का थम थी, ऊपर भी वो क्या कर सको तो फैसलों और अंतिम निर्णय ले सको था। समस्या की बात करें, भारतीय मंत्रियों के पास सीमित अधिकार थे। तो इसमें क्या समस्या थी? भारतीय लोगों को जो इच्छा थी उसके अनुसार उन्हें इतना अधिकार को नहीं मिला। उनमें क्या तो सीमित मात्रा में भारतीय लोगों के पास अधिकार था। अगला क्या है? आरक्षित क्षेत्र विषयों पर जनता कोई नियंत्रण नहीं था। तो जो आरक्षित विषय होया करता है ना, उन पर जनता को कोई भी प्रकार को नियंत्रण नहीं था। गवर्नर के हस्तक्षेप से मंत्रियों की स्थितियां हमेशा कमजोर रहती थी। तो गवर्नर क्या करा कर तो बार बार हस्तक्षेप करते, बोले कौन लेने दी फैसला, बोले क्या करोगा, बस तो भाई क्या कर सकता हूँ, पावर तो नहीं ही सारी। तो यही चीज़ है जहाँ आज का प्रधानमंत्री कौन होना, मंत्री मिलकर किमें करते, प्रधानमंत्री का कौन करा भाया, तो क्या करा, मानना पड़ो की बात। तो ये है गवर्नर बार बार क्या करा कर तो चीज़ें जो फैसला लिया जाया करता उन्हें विटो कर सकता था। महत्व की बात करें, इसके क्या क्या महत्व रहे, तो भारत के प्रांतीय स्तर पर पहली बार उत्तरदायित्व शासन की शुरुआत हुई। तो भारत में पहली बार एक उत्तरदायित्व, एक नई प्रकार की जो शासन प्रणाली है जिन भारतीय लोगों को थोड़ा बहुत अधिकार देखने मिले थे। अगले वाला पॉइंट है भारतीय नेताओं को शासन का अनुभव प्राप्त हो। पहली बार भारतीय लोगन थोड़ी बहुत राजकरण का बारे में बेरो पाटे कि भाई अपना जो स्वशासन की बात कर रहे हैं, बेरो भी तो होना चाहिए, देश चलाने के लिए यहीं थोड़ी कि देश को आओ चल जाए, है ना। तो थोड़ी बहुत लोगों ने चीज़ों का बारे में जो शासन प्रशासन का बारे में भारतीय लोगों ने भी जानकारी हुई चीज़ का माध्यम से। सीमाएं की बात करें भाई, कम जो अधिनियम थे कि के कमी थी, के कमी थी, गवर्नर के पास बहुत अधिक अधिकार हुआ करते थे। तो गवर्नर है उसके पास बहुत अधिक अधिकार देखने थे, मतलब भाई अंतिम निर्णय तो वही लिया करते ना, वो चाहते तो आया कर दे, तो भाई लैंड यो फैसला उसका वो चाहते तो मना कर दे। तो भाई बात है घर को दादो तो वही हो जो सारा राष्ट्र सारा नियंत्रण तो का थम तो। आरक्षित विषय में जनता का हस्तक्षेप सुनने, तो चाहे कोई भी विषय हो, आरक्षित विषय करता चाहे न्याय पुलिस होगी, तुम तो जनता को मतलब ही कौन थो, सारा अंग्रेज का थम थो। तो हुण में भी अंग्रेज जो
सीधी सीधी है, जनता ना भाई सबसे ज़्यादा पीड़ित ही उन चीज़ों में थी, न्याय से सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, पुलिस से सब ज़्यादा पीड़ित थी। तो मैं तो मिसे पर भारतीय लोगों ने कोई कुछ मिलेगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे ली। वो टाइम में कौन सी जनता इतनी पढ़ाई कराया करती, कोई इतना बहुत कम लोग पढ़ाई कराया करता, और जो पढ़ाई कराया करता उन्हें तो अंग्रेज में भी किमी कौन कहा करता। समझ में आ गई कौन सी सिजोर की भारत में जो बात थी कि बोले स्वास्थ्य व्यवस्था थी, आज तक कोई नहीं भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था ढंग की, तो उस टाइम में तो ठीक है कि तो सीधी सीधी बात अंग्रेजा भारतीय ने आया कोई जो कि थे ले लो थोड़ा बहुत, समझ में आ गई ना। तो बाका नहीं बचेड़ी रोटी दे देनी, बहुत सिस्टम हो जो कोई काम को नहीं आवा। वास्तविक स्वशासन का भाव, जो वास्तविक जो एक रियल स्वशासन है वो कौन दियो को एक प्रकार को यहाँ दिखावा के रूप में थोड़ा सा बहुत दे दियो गया था। तो अब बात करें भारतीय जो सरकार अधिनियम 1919 ने सीमित लोकतंत्र प्रक्रिया की शुरुआत की थी। तो भारतीय जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में सीमित जो लोकतांत्रिक परंपरा है पहली बार उसकी शुरुआत की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया था। लेकिन कहते अंग्रेज शाना बहुत था, जल्दी से दे भाई कौन आपकी राजगद्दी छोड़ना चाहे है, कोई कौन छोड़ना चाहे ना, है ना। आदमी मरतो भी यहाँ सोचा कि ओहो मैं खेत में धोई जो थे हमारे खेत में थोड़ा सा लावणी करवाया तो सही रहतो, है ना। सब कहे हो ना, तो यह बत हुआ है कितना बड़ा पद पर बैठा है तो वह कहीं छोड़ देता। तो यही बात है कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया था, तो जल्दी से कुर्सी छोड़ने कोई तैयार को नहीं हुआ। तो अंग्रेज भी जल्दी से के अपनी सत्ता स्थानांतरित करने को कौन किया था, धीरे धीरे थोड़ी सी जुमलोताई भी दियो था। द्वैत शासन प्रणाली की विफलता ने भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रांतीय जो स्वायत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इससे क्या हो, जो भारतीय लोग बस समझ गया कि गोली देने की प्रयास चालू है, तो और भारतीय लोगों ने इससे कॉन्फिडेंस भी मिलो कि आप चलो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सफल तो यहाँ अब आप और पूर्ण जोर से रूप से प्रयास किया गया, बड़ा बड़ा अधिवेशन होया, बड़ा बड़ा जो आंदोलन चलाया गया। तो इस अंग्रेजों समझ में आई कि बड़ा बात बनती दिखे को नियम तो भारतीय देना ही पड़ो कि तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्ता थी वो पूर्ण रूप से मिल गई थी, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। तो धीरे धीरे चंबेरो चीज है करे जीवन में। तो ये पहले कुछ कदमों में था जिसमें भारतीय लोगों को स्वशासन देखने को मिला। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता है।